हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, अजीज़ुद्दीन खालिद किरमानी। व्यक्ति का नाम है अजीज़ुद्दीन खालिद किरमानी। किस शासक का राज कवि था? क्वेश्चन पूछा गया है, अजीज़ुद्दीन खालिद किरमानी किस शासक का राज कवि था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। और इसकी हमने चर्चा की है, इसकी चर्चा की थी कि नक्षत्र और दर्शन से संबंधित संस्कृत का ग्रंथ था नक्षत्र और दर्शन। नक्षत्र व दर्शन से संबंधित संस्कृत भाषा का ग्रंथ था, जिसका इस अजीज़ुद्दीन खालिद किरमानी के द्वारा दलाइल फिरोज शाही नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। दलाइल फिरोज शाही, इसकी हम चर्चा भी कर चुके हैं। दलाइल फिरोज शाही नाम से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? किस विद्वान के अनुसार, यानी कौन सा विद्वान ये दावा करता है और दावा क्या करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है जियाउद्दीन बरने। इसका सही जवाब क्या है? जियाउद्दीन बरने। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने, एक मिनट, हाँ ये क्रम से क्वेश्चन है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम अंकित नहीं किया था? ध्यान से समझना है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम अंकित नहीं किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जब ऐबक शासक बनता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बना था, लेकिन शासक बनने के दौरान इसे दासता से मुक्ति नहीं मिली थी, यानी इसे दासता से मुक्त नहीं किया गया था। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में ऐबक के अलावा और अन्य शासकों का उल्लेख किया है, क्योंकि ऐबक को दासता से मुक्ति कब मिलती है? 1208 में, जबकि ये शासक कब बन गया था? 1206 में। तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो इसका भी सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। यदि हम 2 बार राज्याभिषेक की बात करें तो पहली बार इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? थट्टा, जो कहाँ है? सिंध में। पहली बार राज्याभिषेक थट्टा नामक स्थान पर हुआ, और दूसरा जो राज्याभिषेक है वो कहाँ होता है? दिल्ली में। दूसरा राज्याभिषेक कहाँ होता है? दिल्ली में। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यदि हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरा भाई था, और इसके पिता का नाम था रज्जब। पिता का नाम रज्जब था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था, उसका चचेरा भाई था, और इसके पिता का नाम था रज्जब, और इसकी माता का नाम था बीबी नैला।
माता का नाम क्या था? बीबी नैला। और ये जो बीबी नैला थी ये राजपूत थी, यानी हिंदू माँ के गर्भ से पैदा हुआ था फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदान किए गए तकावी ऋणों को किस शासक ने समाप्त किया था? हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तकावी अथवा सौंधर अथवा कृषि ऋण। तकावी, सौंधर अथवा कृषि ऋण। तो ये जो ऋण है ये दिए तो किसने थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन इनको समाप्त करने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋणों को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंचित भूमि पर हाब ए सरब कर लगाया, यानी नहरों द्वारा जो सिंचित भूमि होती थी, फिरोज तुगलक के द्वारा सर्वाधिक 5 बड़ी नहरें बनवाई गई थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो नहरों द्वारा जो सिंचित भूमि थी उस भूमि पर फिरोज तुगलक ने कौन सा कर लगाया? हाब ए सरब। सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा शासक था जिसने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया? हाब ए सरब नामक सिंचित भूमि पर कर लगाया। सैनिकों को नगद वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने जागीर प्रथा को समाप्त करके सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत कर दी थी। वही परंपरा दोबारा किसने शुरू कर दी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला ऑप्शन डी है, जजिया कर को समाप्त किया। समाप्त नहीं किया, इसने तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो सही जवाब होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राज्य विस्तार के स्थान पर जन कल्याण को अपना आदर्श बनाया था? जन कल्याण को अपना आदर्श बनाया था। तो जन कल्याण को आदर्श बनाने वाला भी पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा का नायब, नायब का मतलब होता है सहायक, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला तो खिलजी वंश का शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और स्वयं को खलीफा का नायब यानी सहायक कहकर पुकारने वाला शासक कौन था? शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और इसने खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। खलीफा का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया और इसने खलीफा से 2 बार खिलअत प्राप्त की। खिलअत, 2 बार खिल्लत या खिलअत प्राप्त की। खिल्लत का मतलब होता है खलीफा के द्वारा आभूषण, वस्त्र वगैरह आदि भेंट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो गया कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अपने आप को खलीफा का नायब कहकर पुकारा और 2 बार खिल्लत प्राप्त की। खलीफा का नाम सिक्कों पर भी लिखवा दिया। खिल्लत का मतलब आभूषण, वस्त्र आदि शासक को खलीफा के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये पहला शासक था जिसने खलीफा का नायब पुकारा। और इसी प्रकार खलीफा ने इसे उपाधि दी थी सैयद उल सलातीन। खलीफा ने इसे कौन सी उपाधि दी? सैयद उल सलातीन। तो खलीफा के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कौन सी उपाधि दी गई थी? सैयद उल सलातीन की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान और सच्चा मुसलमान बताया था? किस विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान और सच्चा मुसलमान बताया था? तो इसका सही जवाब होगा जियाउद्दीन बर्नी। सही जवाब क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने इसे सच्चा और आदर्श मुसलमान बताया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने राज्य के चरित्र को इस्लामी राज्य घोषित कर दिया, यानी ये धर्मांध शासक था। ध्यान रखना है,
फिरोज शाह तुगलक धर्मांध यानी अपने धर्म के प्रति अत्यधिक धर्मांध था, हिंदू धर्म के प्रति कट्टरता की नीति अपनाई थी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने राज्य के चरित्र को ही इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया कि मेरे राज्य का चरित्र यानी विशेष रूप से कौन सा राज्य होगा, इस्लामिक राज्य होगा। इसका सही जवाब ही क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इलियट और एल्फिस्टन, दो विद्वान हैं इलियट और एल्फिस्टन। इलियट और एल्फिस्टन ने तुगलक वंश के किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा है, सल्तनत युग का अकबर। तो इसमें भी सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानून में मान्यता प्राप्त केवल कितने कर वसूल किए थे। इस्लामी कानूनों में मान्यता प्राप्त केवल कितने कर वसूल किए थे, 24, 4, 6 और 8। 24 की यदि हम बात करें, इसने 24 करों को हटा दिया था। 24 करों को हटाया, जिन्हें क्या कहा जाता है, अवबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवबाव अथवा गैर इस्लामिक जो कर थे, गैर इस्लामिक कर थे, उन करों को इसने हटा दिया, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, अवबाव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने 24 करों को हटा दिया, 24 करों को, यानी हम कह सकते हैं अबवाब या अवबाव, अबवाब या अवबाव, ये गैर इस्लामिक थे। ये जो कानून थे, ये जो कर थे, ये कैसे थे, गैर इस्लामिक थे। तो इनको हटाया था और केवल इस्लाम के नियमों के अनुसार कितने करों को लगाए रखा था, 4। और 4 में कौन कौन से हैं, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। जजिया, इनके बारे में हम आगे जब सल्तनत काल का प्रशासन पढ़ेंगे, इन चारों के बारे में अलग से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो केवल कितने कर वसूल किए थे, 4 कर वसूल किए थे। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने उस्री भूमि, एक शब्द आया है, उस्री भूमि पर कितना हिस्सा वसूल किया। एक तो हमें ये पता होना चाहिए उस्री भूमि किसकी भूमि है, मुसलमानों की जो भूमि होती थी, मुसलमानों की जो भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था, उस्री भूमि। तो मुसलमानों की भूमि पर यानी उस्री भूमि पर इसने लगान दर कितने प्रतिशत या कितना भाग ली है, 1/10 भाग। किस विद्वान का कथन है कि फिरोज शाह तुगलक की गद्दी पर बैठने के पश्चात हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और 1357 तक खुद और मुकदम अमीर हो गए। ध्यान से समझना, किस विद्वान का कथन है कि फिरोज शाह तुगलक की गद्दी पे बैठने के पश्चात हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों को राहत मिली और 1357 तक खुद मुकदम अमीर हो गए। इसका सही जवाब तो है जियाउद्दीन वर्नी। सही जवाब क्या है, जियाउद्दीन वर्नी। आपको पता हो अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था, इसने खुद मुकदम और चौधरी, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थे, इनसे सारे अधिकार छीन लिए थे। तो ये बर्नी बताता कि जैसे ही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा, इनको राहत मिली और खुद मुकदम ये अमीर हो गए। गैर मुसलमानों के लिए कानून अर्थात जवाबित, ये भी ध्यान रखना है। गैर मुसलमानों से संबंधित जो कानून बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, जवाबित। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गैर मुसलमानों के लिए कानून अर्थात जवाबित किस शासक के द्वारा लागू किए गए थे। इसका भी सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है राजकीय सिपाहियों को वेतन प्राप्त करने के लिए इतलाक नामक
हुंडी ये एक मांग पत्र होता था। हुंडी क्या होता था? एक तरीके से वेतन प्राप्त करने का मांग पत्र होता था। तो अपने राजकीय सिपाहियों को वेतन प्राप्त करने के लिए इत्तलाक नामक हुंडी की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तुगलक वंश के किस शासक का आदर्श वाक्य था? खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण और दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। तुगलक वंश के किस शासक का आदर्श वाक्य था? आदर्श वाक्य था कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण और दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। तो ये भी सही होगा फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने युद्ध नीति के स्थान पर लोगों के कल्याण की नीति अपनाई थी, लेकिन फिर भी इसे निरंकुशवादी यानी कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। फिरोज तुगलक अपने युग का महान धर्मांध शासक था। ये क्वेश्चन आ गया अभी देखिए। फिरोज तुगलक अपने युग का महान धर्मांध शासक था और इस क्षेत्र में वो सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रज था। यानी जैसे कई बार हम औरंगजेब का नाम आते ही दिमाग में आता है कि औरंगजेब ने ही हिंदुओं के प्रति कट्टरता का प्रदर्शन किया था, कट्टरता दिखाने का कार्य किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। फिरोज तुगलक को औरंगजेब और सिकंदर लोदी से पहले भी धर्मांध शासक बताया गया है और ये बताने वाले विद्वान हैं आरसी मजूमदार। विद्वान का नाम क्या है? आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार के अनुसार फिरोज तुगलक अपने युग का महान धर्मांध शासक था। अगला क्वेश्चन है, सर्वशक्तिमान अल्लाह है। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे सेवा निवृत्त कर सकता हूँ? यह कथन किस शासक का है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, तो खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे सेवानिवृत्त कर सकता हूँ? तो हम कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया था और वृद्ध सैनिकों को या वृद्ध सेवकों को भी उनके पद से नहीं हटाया जाता था। और ये दिल्ली सल्तनत के पतन का एक क्या माना जाता है? कारण माना जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में जो सैनिक संगठन था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखिए, किस विद्वान के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने रिश्वत को बढ़ावा दिया? साहब, किस विद्वान के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने रिश्वत को बढ़ावा दिया था, यानी अपने शासनकाल में अपने राज्य में रिश्वत को बढ़ावा दिया? तो इसका सही जवाब तो होगा शम्स ए सिराज अफीफ। अगर हम इसकी बात करें, इन्होंने पुस्तक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही। पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। बर्नी ने भी इसी नाम से पुस्तक लिखी है और अफीफ ने भी इसी नाम से पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब क्या है? शम्स ए सिराज अफीफ। अफीफ ने ये उल्लेख किया है कि सुल्तान का मतलब फिरोज शाह तुगलक ने एक घुड़सवार को, सुल्तान ने एक घुड़सवार को एक टंका दिया। क्या दिया? एक टंका दिया। और ये टंका क्यों दिया? ताकि वह सेनापति को रिश्वत देकर अपना घोड़ा छुड़वा सके। सेनापति को रिश्वत देकर अपना घोड़ा छुड़वा सके, घोड़ा पास करवा सके, अपना आगे चल कर के घोड़े को पास करवा सके या छुड़वा सके। तो किस विद्वान के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने रिश्वत को बढ़ावा दिया था? इसका सही जवाब होगा शम्स ए सिराज अफीफ। दीवान ए बंदगान में रहने वाले, दीवान ए बंदगान जैसे इसके बारे में हमने चर्चा की है, ये दासों से संबंधित या गुलामों से संबंधित एक विभाग है। तो दीवान ए बंदगान और हम बात कर चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक 1,80,000 दास थे। तो इन 1,80,000 दासों में से कुल कितने गुलाम शिल्पियों के रूप में
कारखानों में कार्य करते थे। कुल दासों की संख्या 1,80,000 है। इसके लिए दीवान बंदगान विभाग स्थापित किया गया। तो इनमें से यानी 1,80,000 में से कुल कितने गुलाम थे जो शिल्पियों के रूप में कारखानों में कार्य करते थे? तो उसकी संख्या कितनी है? 12,000। संख्या कितनी है? 12,000। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो कांगड़ा हिमाचल, कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ से संस्कृत भाषा के ग्रंथों को दिल्ली ले आया था। इससे पहले हमने बात की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यहाँ आक्रमण किया था ज्वालामुखी मंदिर, लेकिन इसने किसी प्रकार की लूटपाट की, मंदिर की मूर्तियों को नहीं तोड़ा था। मूर्तियों को इसने नहीं तोड़ा, लेकिन इसने यहाँ मंदिर को ही ध्वस्त कर दिया। और इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के अलावा किस क्षेत्र पर असफल अभियान किया? बंगाल के अलावा किस क्षेत्र पर असफल अभियान किया था? तो बंगाल के अलावा उन्होंने सिंध पर असफल अभियान किया था। बंगाल के अलावा सिंध पर असफल अभियान किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी, व्यक्ति का नाम है ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी, के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के राज्य की वार्षिक आय कितनी थी? ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के राज्य की वार्षिक आय कितनी थी? तो इसकी वार्षिक आय थी 6,85,00,000। 6,85,00,000। और ये किस में है? टंका में है भाई। ये 6,85,00,000 टंका का मतलब होता है चांदी का सिक्का। टंका का मतलब क्या हुआ भाई? चांदी का सिक्का। तो 6,85,00,000 टंका इसकी वार्षिक आय थी हिसामुद्दीन जुनैदी के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बाग लगवाए। तो एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया, फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने बाग लगवाए थे? 1200। इनसे सालाना कितने टंका आय प्राप्त होती थी? कितने टंका आय प्राप्त होती थी? 1,80,000। 1,80,000। और 1,80,000 ही इसके पास दास थे। दासों की जो संख्या है वो भी कितनी थी? 1,80,000। तो ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बगीचे लगवाए और इनसे सालाना कितने टंका आय प्राप्त होती थी? 1,80,000। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुस्क ए शिकार महल का निर्माण करवाया, सही बात है। हौज ए अलाई और हौज ए शम्स का पुनः निर्माण करवाया। इनका निर्माण इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। जैसे हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी, हौज ए शम्स का इल्तुतमिश ने करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया, ये बात भी सही है। 200 नगरों की स्थापना की, 200 की नहीं, लगभग कितने नगरों की स्थापना की थी? 300 नगरों की। 200 की नहीं की गई है, लगभग 300 नगरों की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सही जवाब होगा आपका डी। सही जवाब क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में, तो जोना खां इसका चचेरा भाई है, अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया है? तो जोना खां की याद में कौन सा नगर बसाया? जौनपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब तो होगा जौनपुर। यदि हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोजपुर का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, हिसार फिरोजा का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, फतेहाबाद का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज तुगलक ने। और फिरोजाबाद का निर्माण भी फिरोज तुगलक ने करवाया था। फिरोजाबाद का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। तो जौनपुर जो शहर है वो अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में बसाया गया था। और ये जो जौनपुर है, जौनपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से हिसार के मध्य, दिल्ली से हिसार, एक तो ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से हिसार के मध्य निर्मित उलुग खानी नहर। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि किस नहर को उलुग खानी नहर के नाम से जाना जाता है? दिल्ली से हिसार के मध्य, दिल्ली से हिसार के मध्य जो नहर का निर्माण करवाया उसका नाम क्या था? उलुग खानी। तो ये जो नहर थी, इस नहर की कुल कितनी लंबाई थी? इस नहर की कुल कितनी लंबाई थी? 150 मील, और ये सबसे लंबी नहर थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित सबसे लंबी नहर कौन सी है? उलुग खानी नहर। तो उलुग खानी नहर किसे कहा गया? दिल्ली से हिसार के मध्य निर्मित नहर को क्या कहा गया? उलुग खानी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित किस नहर को राजवाही नहर कहा गया? अभी हमने उलुग खानी की बात की, तो राजवाही जो नहर है वो कौन सी नहर को कहा गया? सतलज से घग्गर के मध्य, सतलज से घग्गर के मध्य जो नहर थी उसे क्या कहा गया? राजवाही नहर कहा गया। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 96 मील। तो उलुग खानी जो नहर है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, उलुग खानी, उलुग खानी जो नहर है उसकी लंबाई तो कितनी है? 150 मील। उलुग खानी नहर की लंबाई तो 150 मील है, और वो कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से हिसार तक, दिल्ली से हिसार तक, यानी दिल्ली का मतलब यमुना नदी। एक नहर है सतलज से घग्गर, इसकी लंबाई कितनी है? 96 मील, और इसे किस नाम से जाना जाता है? सतलज से घग्गर राजवाही नहर। इसके अलावा उसने एक सतलज से हांसी नहर बनवाई, एक घग्गर से फिरोजाबाद, एक यमुना से फिरोजाबाद। तो 5 नहरें, पाँचों नहरें भी आपकी क्लियर हो गई हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ मुबारक शाही, फुतवात फिरोज शाही, तुगलकनामा। जो तुगलकनामा है इसकी रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने। फुतवात फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, फुतवात फिरोज शाही। तारीख़ ए मुबारक शाही, तारीख़ ए मुबारक शाही, इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अहमद सरहिंदी। तो इसका सही जवाब तो होगा बी। जबकि तारीख़ ए फिरोज शाही ये किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? बर्नी और अफीफ, बर्नी और अफीफ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तारीख़ ए फिरोज शाही। तो इसका सही जवाब होगा तारीख़ ए मुबारक शाही, जिसके लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय वजीर का पद चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय वजीर का पद चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? तो इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। यदि हम संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की बात करें, जो तुगलक काल है, तुगलक काल को वजीर पद का स्वर्ण काल कहा जाता है। तुगलक काल को वजीर पद का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन तुगलक वंश के किस शासक के समय वजीर का जो पद है वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था? इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। और आपको पता हो, फिरोज शाह तुगलक के वजीर का नाम था मलिक मकबूल। इसके वजीर का नाम क्या था? मलिक मकबूल, जिसे किस नाम से जाना जाता है? खान ए जहां तेलंगानी। ये तेलंगाना का ब्राह्मण था, खान ए जहां तेलंगानी। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? खान ए जहां तेलंगानी। ये तेलंगाना का ब्राह्मण था, बाद में इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।